दिन के बाद रात, रात के बाद फिर दिन क्यों होता है? पायलट को कैसे पता कि उतरना कहाँ है? मिसाइल मैन को कैसे पता कि टारगेट कहाँ पर है? भारत का समय GMT से 5.5 घंटा आगे क्यों है? पृथ्वी लगातार घूम रही है, आखिर उसे जाना कहाँ है? इन सभी सवालों ने बेशक आपको परेशान कर दिया होगा, तो फिगर नॉट जगर नॉट, आज इन सभी सवालों के जवाब ढूंढेंगे फ्रॉम NCERT ज्योग्राफी क्लास 6। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू प्लॉट डार्क हॉर्स में। चैनल पर यदि आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। लेट्स गेट स्टार्ट टुगेदर। तो आइए शुरू करते हैं। भूगोल कक्षा 6 अध्याय 2, जिसका शीर्षक है ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। पाठ के शीर्षक से ही स्पष्ट हो रहा है कि हमें सबसे पहले इसमें ग्लोब के बारे में जानना है, फिर अक्षांश के बारे में और देशांतर के बारे में। NCERT की पाठ्य पुस्तिका के अंदर अगर हम ध्यान दें तो हमें जो सबसे पहला मुख्य बिंदु पढ़ना है वो है अक्ष क्या कहते हैं, उसे समझना है। अगली बात करें तो हमें विषुवत वृत्त के बारे में जानना है, अक्षांश यानी कि समांतर रेखाओं के बारे में जानना है। उसके बाद महत्वपूर्ण अक्षांश कौन कौन से हैं इसके बारे में जानकारी देनी है। आगे बात करें तो पृथ्वी के जो ताप कटिबंध है, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध, इसके बारे में जानकारी लेनी है। फिर देशांतर क्या है इसके बारे में समझना है। और आगे बढ़ते रहें तो प्रमुख यामोत्तर कौन कौन से हैं इसके बारे में समझना है। देशांतर और समय के बीच में क्या संबंध है ये समझना है। और हम मानक समय को क्यों मानते हैं इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो पाठ्य पुस्तिका के आधार पर यह स्पष्ट हो गया कि पहले हमें ग्लोब को समझना है, फिर अक्ष को, फिर विषुवत वृत्त को, फिर समांतर रेखाएं, अक्षांश, देशांतर, यामोत्तर रेखाएं और मानक समय के बारे में इस पाठ्य पुस्तिका से हमें जानकारी एकत्रित करनी है। सबसे पहले जान लेते हैं कि ग्लोब क्या है। आपने अपने कार्यालय में देखा होगा, अक्सरहा विद्यालय प्रधान के टेबल पर एक ग्लोब रखा हुआ होता है। तो वो ग्लोब क्या है? ग्लोब पृथ्वी का एक लघु प्रतिरूप है। हमारी पृथ्वी का ही एक छोटा सा फॉर्म है वो, जिस पर पृथ्वी पर मौजूद विभिन्न भौतिक प्रतिरूपों, महाद्वीपों, महासागरों, देश आदि की जानकारी अंकित की जाती है। ग्लोब का यूज हम पृथ्वी के अध्ययन के लिए प्रतिरूप के रूप में प्रयोग में लेते हैं। आगे बात करें पृथ्वी की आकृति के बारे में, तो पृथ्वी की आकृति लक्षबद्ध गोलार्ध है, यानी ऑबलेट एस्फेरॉइड के समान है। हमारी पृथ्वी पूर्ण रूप में गोल नहीं है, यह लगभग गोलाकार है जो ध्रुवों पर थोड़ा चपटा है। पृथ्वी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है और बीच में उभार लिए हुए है। पृथ्वी के आकार को जियोइड यानी कि पृथ्वी जैसी आकृति के रूप में वर्णित किया गया है। बचपन में हमें बताया जाता है कि हमारी पृथ्वी संतरे के समान गोल है, तो संतरे के समान गोल नहीं है। भूगोल की भाषा में पृथ्वी की आकृति को जियोइड कहा जाता है। आगे बात करें तो अक्ष क्या है। जैसा कि आपने बचपन में भी लट्टू का खेल खेला होगा, जब आप लट्टू को उसके रस्सी में लपेट करके जोर से फेंकते हैं तो वो एक कील के सहारे अपने चारों ओर चक्कर लगाती रहती है। तो वो जो कील है वो लट्टू का अक्ष है। अर्थात अक्ष एक काल्पनिक सीधी रेखा है जिसके चारों ओर कोई वस्तु घूमती है। हमारी पृथ्वी भी उत्तरी और दक्षिणी बिंदु को केंद्र मानते हुए उसके चारों ओर घूमती है। विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त की बात करें, विषुवत रेखा जिसे हम इक्वेटर के नाम से जानते हैं, तो विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त या विषुवत रेखा हमारी पृथ्वी के बीचों बीच एक गोलाकार परिधि है। लाल रंग से आपको जो दिखाई दे रहा है ये एक गोलाकार परिधि है जो धरती को उत्तर और दक्षिण दो बराबर गोलार्धों में विभाजित करती है। जब आप
ग्लोब को भी उठाएंगे, आप उसे देखेंगे कि उसमें एक उभार है बीच में, जो यह बताता है, यह दर्शाता है, और उसे एक रंगीन लाइन से दर्शाया जाता है। अक्सर उसे लाल और उजले पट्टी के रूप में वर्णित किया जाता है कि ये भूमध्य रेखा है, और उसके ऊपर वाले साइड में उत्तर है और नीचे के साइड में दक्षिण है। तो ऊपर का भाग हमारा उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और दक्षिण का भाग हमारा दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। गोलार्ध अर्थात गोला का आधा भाग। आगे बात करें तो विषुवत रेखा की परिधि सबसे ज़्यादा है, क्योंकि पृथ्वी का मोटापा यानी व्यास मरुस्थल में ही अधिकतम है। अर्थात हमारी जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा की परिधि सबसे ज़्यादा है, क्योंकि पृथ्वी का मोटापा यानी व्यास मध्य स्थल में ही अधिकतम है। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा किया कि पृथ्वी ध्रुव पर चपटी है, यानी ऊपर और नीचे की तरफ से चपटी है और बीच में उभार दिए हुए हैं। तो इस कारण जो उसका बीच वाला भाग है, जिसे हम विषुवत रेखा कहते हैं, उसका परिधि सबसे ज़्यादा है। यह एक बृहत्तम वृत्त के परिधि के समान है, जो करीब 40,075 किलोमीटर की लंबाई लिए हुए है। यह सबसे बड़ा सर्कल है, जिसका अक्षांश 0 डिग्री लैटिट्यूड कहलाता है। चित्र में भी आप देख सकते होंगे कि एक बड़े से गोले को हमने 2 पार्ट में बांटा है। ऊपर वाले पार्ट को उत्तरी गोलार्ध कह रहे हैं, नीचे वाले पार्ट को दक्षिणी गोलार्ध कह रहे हैं। अब यह बटा कैसे है, तो बटा है विषुवत वृत्त के ऊपर और नीचे। आगे इसमें बात करें तो अक्षांश यानी समानांतर रेखाओं के बारे में बात करते हैं, जिसे हम लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं। तो ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखा कहा जाता है। चित्र में भी आप देख रहे हैं, ऊपर में उत्तर है, नीचे में दक्षिण है, तो इसके एक किनारे पूरब और दूसरा किनारा पश्चिम कहलाएगा। तो पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई जो काल्पनिक रेखा है, उसे हम अक्षांश के नाम से जानते हैं। ये विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर समानांतर स्थित है। समानांतर यानी कि समान अंतर पर इसको काल्पनिक तौर पे खींचा जाता है। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। इक्वेटर जो है हमारा 0 डिग्री अक्षांश है। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव कहते हैं और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम दक्षिण ध्रुव के नाम से जानते हैं। 0 डिग्री हमारा इक्वेटर हो गया, 90 डिग्री नॉर्थ हमारा नॉर्थ पोल हो गया और 90 डिग्री साउथ हमारा साउथ पोल हो गया। अक्षांश और भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण की दूरी की माप करता है। अक्षांश जो है वो भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण की दूरी कितनी है, इसकी माप करता है। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 181 है और 2 अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को हम कटिबंध कहते हैं। ध्यान देंगे इस बात को कि 2 अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को हम कटिबंध कहते हैं। अब पृथ्वी पर मुख्य अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी हैं? तो मुख्य रूप से पृथ्वी पर 3 अक्षांश रेखाएं हैं। पहला विषुवत रेखा, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। दूसरा कर्क रेखा, जो विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर है। विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर है। कर्क रेखा हमारे देश भारत को 2 भागों में बांटती है। विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री नीचे जो अक्षांश रेखा खींची गई है, उसे हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। पूरे विश्व में अफ्रीका महाद्वीप ही एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर के ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ताप कटिबंध की बात कर ले तो ताप कटिबंध का निर्धारण सूर्य से प्राप्त ऊष्मा के आधार पर किया गया है। सबसे ज़्यादा जो सूर्य ताप है वो 23.5 डिग्री उत्तर से लेकर के 23.5 डिग्री दक्षिणी तक पाई जाती है। इस क्षेत्र में सूर्य साल में एक बार सर के ऊपर जरूर आता है। इस वजह से यहाँ सूर्य ताप ज़्यादा मिलता है। सूर्य ताप ज़्यादा मिलने की वजह से यहाँ गर्मी भी ज़्यादा होती है और गर्मी ज़्यादा होने से यहाँ वर्षा की मात्रा भी अत्यधिक पाई जाती है। यानी उष्ण कटिबंध में सूर्य ताप ज़्यादा होगा, गर्मी ज़्यादा होगी, वर्षा ज़्यादा होगा और वर्षा ज़्यादा होगी तो वनस्पति भी ज़्यादा होंगे और वनस्पति ज़्यादा होगी तो यहाँ बायोस्फीयर जो हमारा जैवमंडल है उसकी संख्या भी इस क्षेत्र में ज़्यादा होगी। और कमाल की बात यह है कि सबसे ज़्यादा बीमारी भी इसी क्षेत्र में पाई जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं शीतोष्ण कटिबंध की। और शीतोष्ण कटिबंध समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि शीत कटिबंध क्या होता है। तो 66.5 डिग्री अक्षांश से लेकर के 90 डिग्री अक्षांश तक पृथ्वी के दोनों भाग में, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी
66.5 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक का जो क्षेत्र है वहाँ पर सूर्य ताप सबसे कम पाया जाता है, जिस कारण वहाँ पर ठंडी ज़्यादा पड़ती है। ठंडी ज़्यादा पड़ने की वजह से वहाँ बर्फ़ ज़्यादा जमता है और वह क्षेत्र पूरा का पूरा ठंडा होता है, इसलिए उसे हम शीत कटिबंध के नाम से जानते हैं। अब 66.5 डिग्री से लेकर के 23.5 डिग्री तक, दोनों गोलार्धों में 66.5 डिग्री से लेकर के 23.5 डिग्री तक का जो क्षेत्र है, यहाँ पर गर्मी भी गर्मी 6 महीना गर्मी का प्रभाव और 6 महीने ठंडे का प्रभाव रहता है। अर्थात इस क्षेत्र में ना तो प्रॉपर रूप से सूर्य ताप पहुंच पाता है और ना ही प्रॉपर तरीके से ये पूर्ण रूपेण ठंडा हो पाता है, जिस कारण इसमें ठंडी और गर्मी दोनों की मात्रा पाई जाती है। यही कारण है कि इसे हम शीतोष्ण यानी शीत यानी कि ठंडा भी लिए हुए है और उष्ण यानी कि इसमें गर्मी की मात्रा भी पाई जाती है, शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। आगे बात करें तो ग्रिड क्या है? तो अक्सर आपने जब देखा होगा, जब आपने ग्लोब को अध्ययन के लिए उठाया होगा, जब आपने ग्लोब को अध्ययन के लिए उठाया होगा तो आपने देखा होगा कि उस पर ऊपर से नीचे की ओर और दाहिने से बाएं की ओर रेखाएं खींची गई हो और एक जाल अनुमा आकृति बनाई गई है। तो पृथ्वी पर या यूँ कह लें कि ग्लोब पर, मानचित्र या ग्लोब पर खींचा गया अक्षांश और देशांतर, मानचित्र या ग्लोब पर खींचा गया अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल ग्रिड कहलाता है। इससे होता क्या है? तो किसी भी स्थान की लोकेशन के बारे में जानकारी मिलती है। तो जैसा कि हमने विचार किया था कि कैसे किसी पायलट को किसी स्थान के बारे में कि दिल्ली कहाँ है, लंदन कहाँ है, कैसे जानकारी मिलती है, वो कैसे सटीक तरीके से प्लेन की लैंडिंग करा पाता है, तो वो इसी ग्रिड में दिए गए अक्षांश और देशांतर रेखाओं के मान का प्रयोग करके अपने सही स्थान का चयन करते हैं। आगे बात करें प्रमुख यामोत्तर रेखाएं कौन कौन सी है और क्या है ये। प्रमुख यामोत्तर का जो मान है ये 0 डिग्री देशांतर है। 0 डिग्री अक्षांश को हमने विषुवत रेखा के नाम से जाना था और 0 डिग्री देशांतर को हम प्रमुख यामोत्तर के नाम से जानते हैं। 0 डिग्री देशांतर पर ग्रीनविच ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है और यह दुनिया का मानक समय का निर्धारण करता है। प्रमुख यामोत्तर से हम 180 डिग्री पूरब तथा 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर की गणना करते हैं। यानी 0 डिग्री देशांतर जब है, ये उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा है, इसके पूर्वी देशांतर कहलाएगा और इसके पश्चिमी देशांतर कहलाएंगे। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 भाग में बांटते हैं, एक पूर्वी गोलार्ध और दूसरा पश्चिमी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। अब देशांतर और समय में क्या संबंध है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी 24 घंटे में अपना एक चक्कर लगाती है, तो पृथ्वी 24 डिग्री पर अपने अक्ष 24 डिग्री में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है। अर्थात 1 घंटे में 360 को 24 से भगा देंगे तो 15 डिग्री आएगा। पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री घूम जाती है। अर्थात पृथ्वी 1 मिनट में अपने अक्ष पर 4 डिग्री घूम जाती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच पर 12 बजता है तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय 1 घंटा पीछे होगा और ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्वी देशांतर का समय 1 घंटा आगे होगा। मानक समय जो है किसी भी स्थान पर सर्वमान्य समय है, जो मान लिया जाता है कि यहाँ इस देश में इस समय को मानक माना जाएगा और हमारा सारा काम इसी समय के हिसाब से किया जाएगा। तो गुजरात के द्वारिका से जब हम तुलना करते हैं असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय के बीच का, तो 1 घंटा 45 मिनट का अंतर आ जाता है। ऐसा जो है ये भारत के देशांतरीय विस्तार के कारण होता है। भारत का देशांतरीय विस्तार जो है वो 30 डिग्री का अंतर लिए हुए है और जैसा कि हमने पहले भी निर्धारित कर लिया है, इस परेशानी से निजात पाने के लिए मानक गुजरात के द्वारिका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय के बीच का अंतर 1 घंटा 45 मिनट है। ऐसे भारत के देशांतरीय विस्तार के कारण होता है। इस परेशानी से निजात पाने के लिए मानक समय की अवधारणा का प्रयोग किया गया है। इसके लिए ऐसे देशांतर रेखा का प्रयोग किया गया है जो देश के लगभग बीच से गुजरती है। हमारे देश के बीच से गुजरने वाली जो विषुवत रेखा है या हमारे देश से गुजरने वाली
जो अक्षांशीय रेखा है वो कर्क रेखा है। यहाँ पर हम देशांतरीय रेखा की बात कर रहे हैं कि ऐसी देशांतरीय रेखा जो हमारे देश के बीच से गुजरती है उसे हम मानक समय के रूप में मानते हैं या मानेंगे। भारत की जो मानक स्थानीय समय रेखा है वो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। चूँकि पृथ्वी 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है, अर्थात 1 डिग्री घूमने में उसे 4 मिनट का समय लगता है, और हमारी मानक समय रेखा जो है उसका निर्धारण किया गया है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो यदि हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो यह 5.5 घंटा आगे आएगा, अर्थात भारत पूर्वी देशांतर पर स्थित होने के कारण भारत का मानक समय GMT से 5.5 घंटा आगे है। आशा है आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल चुके होंगे, और हमारे भूगोल का जो पाठ है आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। और हमारे भूगोल के पाठ ग्लोब, जिसमें हम अक्षांश और देशांतर की बात कर रहे थे, इसमें उत्पन्न सभी सवालों को आप समझ चुके होंगे। साथ ही अक्षांश और देशांतर की अवधारणा आप तक अच्छे से पहुंच गई होगी। अंत तक बने रहने के लिए